आज से हम लोग रेडियो एक्टिविटी शुरू करेंगे। 12th का एक छोटा सा टॉपिक है ये और कॉमन है फिजिक्स के साथ। मॉडर्न फिजिक्स में आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ोगे, यहां भी हम लोग को रेडियो एक्टिविटी पढ़ना है और केमिकल काइनेटिक्स पे कुछ हद तक बेस्ड है, एज वेल एज कुछ हद तक एटॉमिक स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। बेसिकली अगर हम रेडियो एक्टिविटी को पढ़ना चाहेंगे तो 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट होता है रेडियो एक्टिविटी को पढ़ने का, सबसे पहला पार्ट हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी, न्यूक्लियस का साइज, न्यूक्लियर का फोर्स और बहुत सारा फैक्टर जो न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। न्यूक्लियस जब हम लोग पढ़ लेंगे तो टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डीके पढ़ेंगे कि कौन कौन सा प्रोसेस होगा रेडियो एक्टिविटी का। रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन करेंगे और टाइप ऑफ रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे। और तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव डीके लॉ। जो रेडियो एक्टिव डीके होता है वो कौन सा लॉ को फॉलो करता है। ये 3 पार्ट है जो हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा हम लोग टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डीके के बारे में पढ़ेंगे और तीसरा हम लोग रेडियो एक्टिव डीके लॉ पढ़ेंगे। ये 3 कंसेप्ट है जो हम लोग को रेडियो एक्टिविटी में पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अब द न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। द न्यूक्लियस, ये सभी लोग आप लोग जान रहे होंगे, न्यूक्लियस होता है टाइनी रीजन एट द सेंटर ऑफ एटम होता है जो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कंटेन करता है। टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम एज वेल एज ऑलमोस्ट टोटल मास ऑफ एटम कंटेन करता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका प्रॉपर्टीज की बात करें तो लिखोगे टाइनी वॉल्यूम एट द सेंटर ऑफ एटम। टाइनी मतलब हुआ छोटा, टाइनी वॉल्यूम एट द सेंटर ऑफ एटम। एटम के सेंटर पे एक बहुत ही छोटा वॉल्यूम है, उसी को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। कंटेन्स टोटल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ एटम। टोटल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ऑफ एटम को कंटेन करता है, ठीक है। contains total positive charge, contains total positive charge of atom, ठीक है। contains almost total mass of atom, almost total mass of atom इसलिए कहा गया बिकॉज मेनली जो मास प्रेजेंट होता है एटम का प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में ही होता है। अगर हम मास लिखना चाहें, मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.67492, आगे कुछ होगा 10⁻⁻27 kg। मास ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो होता है 1.67262 × 10⁻⁻27 kg। अगर आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना चाहो तो 9.109 × 10⁻31 kg। हम कुछ डॉट लिख रहे हैं, इसका कारण ये है कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम लोग को जो डिजिट में कैलकुलेशन करना होता है डेसिमल पॉइंट के बाद, उतना ज्यादा डिजिट तक लेना होता है बिकॉज बहुत स्मॉल डिफरेंस ही मास में बहुत ज्यादा एनर्जी का रिलीज किया जा सकता है, बहुत स्मॉल डिफरेंस इन मास में भी। तो आपको इससे दिख रहा होगा कि मास ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है मास ऑफ प्रोटॉन से और ये दोनों बहुत ज्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये चीजें आपको बेसिक केमिस्ट्री में ही बताया गया होगा कि न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है प्रोटॉन से और इलेक्ट्रॉन का मास से बहुत ज्यादा होता है इन दोनों का मास। तो इसलिए अगर हम इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो हम नेग्लिजिबल मानेंगे कंपेयर टू दैट ऑफ प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास। इसके अलावा एक और चीज है मास ऑफ 1 AU जो लगभग होता है 1.66 समथिंग × 10⁻27 kg।
ठीक है, तो न्यूक्लियस के बारे में कुछ पॉइंट था। मास को हमने लिखा सबका, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का और 1 AMU का। अब देखिए न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ये कन्वेंशन होता है कि हम लोग मास को केजी में ना लिख करके एनर्जी के टर्म में लिखते हैं। मास को हम लोग ग्राम केजी में ना लिख करके हम लोग एनर्जी के टर्म में उसको एक्सप्रेस करते हैं, बिकॉज हम लोग ये मान के चलते हैं मास और एनर्जी आपस में इंटरकन्वर्टेबल होगा बाय यूजिंग द फेमस इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन, E = mc²। ठीक है, तो हम लोग अब उस बात को सब सीखेंगे, समझेंगे कैसे हम मास को एनर्जी के टर्म में एक्सप्रेस करें। ठीक है, तो इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री मास एंड एनर्जी आर assumed to be interconvertible, मास और एनर्जी जो होगा आपस में इंटरकन्वर्टेबल एज्यूम किया जाता है, एंड हेंस और इसीलिए we generally express mass in terms of energy। हम लोग मास को एनर्जी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। हम लोग जनरली मास को एनर्जी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। किस तरह से करते हैं, देखिए आपके पास एनर्जी बाय यूजिंग द फॉर्मूला, ये भी लिखते हैं बाय यूजिंग E = mc²। सभी लोगों को ये फॉर्मूला पता होगा, E = mc²। और देखिए कैसे करते हैं, हम एक को बता रहे हैं, बाकी सब कुछ कैसे आप करोगे। देखिए फॉर इलेक्ट्रॉन अगर हम बात करें तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू c²। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.109 इंटू 10⁻31 kg और इंटू 3 × 10⁸ का मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अगर आप गुना करोगे तो अगर 9.109 इंटू 9 इंटू 10⁻³ आ जाएगा -31 और ये -15, 16 और इतना जूल। अब अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदले तो 9.109 इंटू 9 × 10⁻15 जूल डिवाइड बाय 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 × 10⁻19 क्या होगा आपके पास, आप देख लो अच्छे से कैलकुलेशन को, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 1.6 × 10⁻19 जूल पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल कैंसिल, आप कैलकुलेशन करोगे आएगा 9.109 इंटू 9 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम क्या करते हैं 9.109 इंटू 9 डिवाइड बाय 1.6 और इसको हम क्या करते हैं लिख देते हैं किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, हो जाएगा 10⁻² मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको आएगा 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही आपको आया एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना आया, देखिए तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह किसका वैल्यू है, mec² का वैल्यू है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसी से अगर आप चाहो तो आप आसानी से लिख सकते हो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c²। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आया। तो आपने देखा ना कि हमने जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम केजी में लिख रहे थे 9.109 या अप्रोक्सीमेटली 9.11 × 10⁻31 kg, उसकी जगह हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c² में लिखा। यही यूज किया जाता है रेडियो एक्टिविटी में ज्यादातर। तो देखिए हम सिमिलरली सबको हम लिख सकते हैं, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को और 1 AMU। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली जो होता है मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है
वो 938.5656 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है 939.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर होता है, और मास ऑफ 1 एमयू जो होता है वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर होता है। ठीक है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपने देखा है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर होता है। तो ये दो चीज आपको हम बोलेंगे प्रिसाइजली, आप याद करो। मास ऑफ 1 एमयू कोरस्पॉन्ड टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कोरस्पॉन्ड टू 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। तो ये दोनों मास को आपको जनरली याद रखना चाहिए, इसका यूज पड़ेगा आगे आपको। ठीक है, तो देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। हमने ये पहले सीखा कि मास और एनर्जी को हम लोग इंटरकन्वर्टेबल मानेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला E = mc², और मास को जनरली हम लोग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में ही एक्सप्रेस करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, न्यूक्लियर फिजिक्स। अब देखिए हम लोग न्यूक्लियस के बारे में अगला पॉइंट पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस। जब आप पहली बार, हमने एक बहुत बड़ा साइज दिखा बिकॉज हमको दिखाना है, पहली बार न्यूक्लियस को गौर करोगे, अगर आप न्यूक्लियस को गौर करोगे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन दिखेगा आपको, तो आपको ऐसा लगेगा कि न्यूक्लियस होगा अनस्टेबल होगा ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का है, और पॉजिटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, जिसके कारण से न्यूक्लियस होगा बाउंड नहीं होगा। हालांकि न्यूक्लियस बाउंड होता है। मोर देन 1000 न्यूक्लियस जो डिस्कवर्ड किया हुआ है, जिसमें कि बहुत सारा न्यूक्लियस स्टेबल है और बहुत सारा न्यूक्लियस अनस्टेबल भी है। तो न्यूक्लियस अस्टेबल क्यों है, सवाल ये उठता है। देखने पे आपको ये लगेगा कि प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, जिसके कारण से वो स्टेबल नहीं होना चाहिए, जबकि न्यूक्लियर स्टेबल होता है, और इसका कारण है न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियस के स्टेबल होने का कारण होता है न्यूक्लियर फोर्सेस, और न्यूक्लियर फोर्सेस जो होता है एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो ऑपरेट करता है न्यूक्लियर डायमेंशन में। ठीक है, तो एक्चुअल में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि फोर्स होता कितना तरह का है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फोर्स, चार तरह का फोर्स होता है। देयर आर 4 टाइप ऑफ फोर्सेस। ठीक है, पहला होता है, हम इधर लिख रहे हैं फोर्सेस। ठीक है, हम बारी बारी सबका कैरेक्टरिस्टिक आपको बता रहे हैं। सबसे पहला हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा फोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक दोनों फोर्स को मिलाकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा फोर्स जो होता है वो होता है वीक फोर्स, और चौथा फोर्स जो होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स। ये 4 तरह का फोर्स होता है। जनरली आप पहला और दूसरा फोर्स ही आप जान रहे होंगे, बाकी तीसरा चौथा फोर्स आपने नहीं सुना होगा अगर आपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है पहले, न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं पढ़ा है पहले। तो ये 4 तरह का फोर्स होता है। ठीक है, अगर हम इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें कि कितना स्ट्रेंथ होता है सबका, तो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को कहें, ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडी के बीच में 1 न्यूटन का लग रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा 10⁻32 to 33 to 39 के ऑर्डर का होता है। वीक फोर्स होता है 10⁻41 के ऑर्डर का होता है, और ये होता है 10⁻52 के ऑर्डर का होता है। ठीक है, अगर हम बात करें नेचर, तो ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दोनों नेचर का होता है।
अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दोनों नेचर का होता है, जबकि जो ये सब फोर्सेस है, वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, अगर हम बात करें रेंज किस रेंज में ऑपरेट करता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज जो है इनफाइनाइट है। एक बॉडी यहां पर और एक बॉडी ब्रह्मांड में कहीं भी रखा जाए, यूनिवर्स में कहीं भी रखा जाए, उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, कम लगे ज्यादा लगे अलग इश्यू। इसका भी रेंज इनफाइनाइट होता है, बहुत लार्ज डायमेंशन में ये सब ऑपरेट करता है, जबकि वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स 10⁻⁻14 मीटर से कम पे ऑपरेट करता है, 10⁻⁻14 मीटर से कम पे ऑपरेट करता है। और 10⁻⁻14 मीटर से जो कम डायमेंशन है, ठीक है, ये डायमेंशन जो है न्यूक्लियर डायमेंशन है, न्यूक्लियर डायमेंशन है। ये जो डायमेंशन है आपका वो न्यूक्लियर डायमेंशन है, और इसीलिए दिस इंप्लाइज दैट वीक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स आर कंबाइनली कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस, कंबाइनली कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस। इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस कहते हैं। तो आप ये याद रखो कि आपके पास जो दो फोर्स है, वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स, इन दोनों को कंबाइनली हम लोग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, क्योंकि वो दोनों ऑपरेट करता है न्यूक्लियर डायमेंशन से कम रेंज पे। अब एक और प्रॉपर्टी होता है इन सभी फोर्सेस का, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सेंट्रल नेचर का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी होता है सेंट्रल नेचर का, जबकि ये होता है डिसेंट्रल नेचर का, और ये भी होता है डिसेंट्रल नेचर का, ये भी डिसेंट्रल नेचर का होता है। मतलब क्या है, जैसे कि आप ये सब समझ रहे होगे, ये सभी चीजें आप समझ रहे होगे, यहां पे आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, सेंट्रल फोर्स और डिसेंट्रल फोर्स। तो निकलिए एक चीज तो आपको दिख रहा होगा, एक चीज तो आपको यहां से पहले दिख रहा होगा कि न्यूक्लियस में जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो इस स्ट्रेंथ का होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का, और जबकि जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा न्यूक्लियर फोर्स वो इस ऑर्डर का होगा। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज्यादा है कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्स, जिसके कारण से न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो पहली बात तो हम आपको ये समझाते हैं, उसके बाद आपको हम सेंट्रल और डिसेंट्रल फोर्स बताएंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियस का स्टेबल होने का कारण होता है प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो न्यूक्लियस इज अस्टेबल, न्यूक्लियस इज अस्टेबल ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव nuclear forces which counterbalance, जो कि काउंटर बैलेंस कर लेता है, which counterbalance the repulsive interaction between, जो repulsive interaction होगा between प्रोटॉन, repulsive interaction between protons, जो प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्सिव इंटरेक्शन होगा, रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, उसको काउंटर बैलेंस कर लेता है न्यूक्लियर फोर्स, इसके कारण से स्टेबल होता है। अब देखिए एक बात, हम लोग सेंट्रल फोर्स एंड डिसेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है, सेंट्रल फोर्स एंड डिसेंट्रल फोर्स शब्द हमने बताया, सेंट्रल फोर्स और डिसेंट्रल फोर्स। देखिए सेंट्रल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि एक सेंटर के टुवार्ड लगता है, चाहे आप किसी भी पार्टिकल को कहीं भी रख दो। जैसे कि हमने प्लस पार्टिकल यहां रखा, माइनस यहां रखा, तो सभी पे टुवार्ड सेंटर फोर्स लगाएगा, या अवे फ्रॉम सेंटर लगाए, अट्रैक्टिव है, यहां रखा तब भी क्या होगा, टुवार्ड सेंटर फोर्स लगाएगा, तब भी क्या लगाएगा, फोर्स टुवार्ड सेंटर फोर्स लगाएगा। यही हुआ सेंट्रल फोर्स। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस नेचर का होता है। ठीक है, सेंट्रल फोर्स, ठीक है, ऑपरेट, ठीक है, ऑपरेट, ठीक है,
टुवर्ड ए सेंटर और अवे फ्रॉम ए सेंटर, उससे कोई दिक्कत नहीं, बस सेंटर की एक सेंट्रलाइज्ड फोर्स होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर फोर्स कहते हैं, सेंट्रल फोर्स कहते हैं। आप चाहे कितना भी दूर पे पार्टिकल को रखो, सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा। डी सेंट्रल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है, जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन इस तरह से रखा हमने। तो यहां पर पॉइंट ये है कि इस तरह का फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है, जैसे ये इस पे लगाएगा, इस पे लगाएगा, इस पे लगाएगा, इस पे लगाएगा, ये लगा है, लेकिन इस पे ये फोर्स नहीं लगा पाएगा, बिकॉज यहां पर न्यूक्लियर फोर्सेस की बात करें तो न्यूक्लियर फोर्सेस में ये दूरी जो होगा 10⁻⁴ मीटर से अगर ज्यादा हो गया तो ऑपरेट नहीं करेगा। तो इसलिए ये जो होगा आपस में फोर्स लगाएगा, ये फिर आपस में फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा, ये सब फोर्स लगाएगा, ठीक है, आपस में ये सब फोर्स लगाएगा, लेकिन जो दूरी पे है वो सब फोर्स नहीं लगाएगा, ठीक है। तो ये जो हुआ एक हम कह सकते हैं कि हमारा डिसेंट्रल फोर्स है, क्योंकि ये सेंट्रलाइज नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये जो बीच वाला न्यूट्रॉन है सभी पे फोर्स लगा रहा है, ये एक डिसेंट्रल फोर्स है, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्सेस आर डिसेंट्रल फोर्स because it can only operate between nucleons having कह सकते हो डिस्टेंस बिटवीन देम कितना, having distance less than 10⁻⁴ मीटर। इसलिए अगर उससे ज्यादा दूरी पे होगा तो क्या होगा, ये फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हो, अगर मान लो हम इसमें न्यूक्लियॉन्स का संख्या बढ़ाते हैं, मान लो हम एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन यहां पे कर लेते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन, तो आपको फोर्स देखोगे ऐसा एग्जिस्ट करना बहुत शुरू हो जाएगा, फोर्स ऐसा एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएगा, इसके बीच में फोर्स लगेगा आपस में। लेकिन ये चीज आप गौर कर रहे होगे कि जो सेंटर पे है, अगर सेंट्रल रीजन में हम बात करें तो आपको कहीं नहीं ऐसा दिख रहा होगा कि जो फोर्स डेंसिटी है वो बढ़ा, जैसा पहले था फोर्स डेंसिटी वही अभी है। अगर हम यहां पर रखें माइनस चार्ज, देखिए, अगर हम वहां पर माइनस चार्ज रखें तो देखिए यहां पर सेंटर के टुवार्ड लगेगा, सेंटर के टुवार्ड लगने के कारण, सेंटर पे लगने के कारण आप देखोगे कि यहां पर फोर्स डेंसिटी बढ़ रहा है। तो यहां पर नो इंक्रीमेंट इन फोर्स डेंसिटी when number of nucleons are increased, जब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ाया गया है तो फोर्स डेंसिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, और इसीलिए इसी कारण से न्यूक्लियस का जो डेंसिटी होता है वो इंडिपेंडेंट होता है उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से। डिसेंट्रल नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस के कारण ही जो डेंसिटी होता है न्यूक्लियस का, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से, ड्यू टू डिसेंट्रल नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस is independent of number of nucleons। मतलब आप कह सकते हो कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हर न्यूक्लियस का, चाहे कोई छोटा न्यूक्लियस हो या बड़ा न्यूक्लियस हो, सभी का डेंसिटी जो होगा फिक्स होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज डिसेंट्रल नेचर में होने के कारण अगर आप नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ाते हो तो किसी भी पार्टिकुलर रीजन में फोर्स डेंसिटी नहीं बढ़ रहा है। फोर्स डेंसिटी नहीं बढ़ेगा तो न्यूक्लियॉन्स कंपैक्ट नहीं होगा, और जब कंपैक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, आपका जो
डेंसिटी होगा न्यूक्लियस का वो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यही डिसेंट्रल नेचर और सेंट्रल नेचर ऑफ फोर्स। अब अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियर साइंस। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर साइंस। देखो अभी हमने पढ़ा अभी हमने आपको बताया कि न्यूक्लियस का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इस क्या है, कांस्टेंट है। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो है वो कांस्टेंट है। और जब डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि आप कह सकते हो मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू कांस्टेंट। मास को हम लगभग मास नंबर के बराबर लिख लेते हैं और इसको हम 4/3 पाई आर न्यूक्लियस का होल क्यूब लिख लेते हैं सी। तो आर न्यूक्लियस का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, हो जाएगा 3/4 पाई सी इंटू ए। 3/4 पाई सी इंटू ए। अगर आप इसी को लिखोगे आर न्यूक्लियस इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4 पाई सी का पावर 1/3 इंटू ए का पावर 1/3। ये कांस्टेंट होगा जिसका की वैल्यू हम लोग लिखते हैं आर नोट ए का पावर 1/3। तो ये आर न्यूक्लियस है, आर नोट ए टू द पावर 1/3, वेयर आर नोट का जो वैल्यू होता है 1.1 फर्मी है। 1.1 फर्मी का मतलब होता है 1.1 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, 1.1 फर्मी है, 1.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होता है। आर नोट का वैल्यू यही है। तो न्यूक्लियर साइज जो होता है, न्यूक्लियर साइज जो होगा वो उसको निकालने का फॉर्मूला यही है कि R इज इक्वल टू आर नोट ए टू द पावर 1/3 मास नंबर का पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल है। मास नंबर जितना ज्यादा बढ़ेगा, रेडियस होगा उसका 1/3 के प्रोपोर्शनल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग मास नंबर वाले न्यूक्लियस का रेडियस का रेशियो आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखिए अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड बाइंडिंग एनर्जी। अभी आपको हमने बताया कि न्यूक्लियस अस्टेबल होगा और उसका कारण होगा कि न्यूक्लियर जो फोर्सेस है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेचर का है और अट्रैक्टिव नेचर का है कंपेयर टू रिपल्सिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बिटवीन प्रोटॉन। तो न्यूक्लियर स्टेबल होगा ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्सेस। हालांकि हम लोग जनरली एनर्जी के टर्म में स्टेबिलिटी को ज्यादा अच्छे से समझते हैं और इसीलिए हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, हमने फोर्स के आधार पे समझा कि भाई न्यूक्लियर फोर्सेस ज्यादा होगा स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स और इसलिए न्यूक्लियर ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन हम लोग एनर्जी के टर्म में भी न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को समझते हैं और उसके लिए हम लोग बाइंडिंग एनर्जी डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो वी हैव स्टडीड दैट, हम लोगों ने पढ़ा अभी, वी हैव स्टडीड दैट strong nature of nuclear forces, strong attractive nature of nuclear forces। ठीक है, counterbalance the electrostatic repulsive force between proton। एक और बात आप समझ लो कि रिपल्सिव फोर्स प्रोटॉन्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, जबकि न्यूक्लियर फोर्स कोई भी पार्टिकल चाहे न्यूट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो,
न्यूट्रॉनों सबके बीच में ऑपरेट करेगा, बशर्ते कि जो डायमेंशन हो 10⁻⁻⁴ मीटर से कम। ठीक है, एंड हेंस न्यूक्लियस इज अस्टेबल, और इसी कारण से न्यूक्लियस क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। तो हम लोगों ने यही पढ़ा कि स्ट्रॉन्ग जो रिट्रैक्टिव नेचर होता है न्यूक्लियर फोर्सेस का, उसी के कारण न्यूक्लियस क्या होता है, स्टेबल होता है। हालांकि हम लोग एक नए तरीके से स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को समझेंगे, और वो है बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं हम लोग बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, देखिए बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है। न्यूक्लियस को इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स मतलब हुआ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स में तोड़ने में जो एनर्जी लगेगा, जो एनर्जी आपको देना पड़ेगा, इसी डेल्टा ई को हम लोग क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, energy required to break a nucleus into its nucleons is called binding energy of that nucleus, binding energy of that nucleus। उस न्यूक्लियस को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगा, न्यूक्लियस को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट न्यूक्लियस कहते हैं। रिवर्स तरीके से हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन न्यूक्लियॉन्स कंबाइन टुगेदर, न्यूक्लियॉन्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म, न्यूक्लियॉन्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म, जब न्यूक्लियॉन्स आपस में कंबाइन करता है टुगेदर टू फॉर्म ए न्यूक्लियस, देन द एनर्जी रिलीज्ड is called बाइंडिंग एनर्जी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। दो तरीके से कह सकते हैं, तोड़ने में लगा एनर्जी या बनने में निकला एनर्जी। दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो बाइंडिंग एनर्जी को, तोड़ने में कितना एनर्जी लग रहा है न्यूक्लियस को, या बनने में कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है। इन दोनों तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। अब देखिए बाइंडिंग एनर्जी का डिफिनीशन तो हमने देखा, बाइंडिंग एनर्जी को निकालेंगे कैसे, तो बहुत आसान है कि मान लो आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है जिसका कि एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर अगर मान लो इसका A है, तो इसको जब आप तोड़ोगे डेल्टा ई दे करके, बाइंडिंग एनर्जी दे करके, तो क्या होगा, Z प्रोटॉन बनेगा और न्यूट्रॉन्स कितना बनेगा, A माइनस जेड न्यूट्रॉन्स बनेगा। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और अगर हम इस न्यूक्लियस को X मान लें, ठीक है, तो डेल्टा E इज इक्वल टू, आप अच्छे जानते हो, डेल्टा mc²। अगर आप एनर्जी दे रहे हो न्यूक्लियस में, इसका मतलब मास डेफिनेटली कुछ बढ़ रहा होगा। जान लीजिए न्यूक्लियर केमिस्ट्री में एनर्जी देने का मतलब है मास दे रहे हो, एनर्जी निकलने का मतलब है मास निकल रहा है। ये बात सिंपल है, एनर्जी और मास E इज इक्वल टू mc² से रिलेटेड होता है। तो अगर आप एनर्जी दे रहे हो मतलब मास दे रहे हो, एनर्जी निकाल रहे हो मतलब मास निकाल रहे हो, तो डेल्टा mc², डेल्टा m मतलब मास फाइनल। जेड प्रोटोन है तो जेड इंटू मास ऑफ प्रोटोन, प्लस न्यूट्रॉन कितना है, A है माइनस जेड है, तो इतना इंटू न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियॉन्स का मास हुआ, और माइनस न्यूक्लियस का मास। न्यूक्लियस का मास हम लोग लिखेंगे मास ऑफ जो होगा न्यूक्लियाई, मास ऑफ न्यूक्लियस X, ठीक है। ये हो गया डेल्टा M इंटू C²।
गौर कीजिएगा यहां पर कि हमने यहां मास ऑफ न्यूक्लियस x रखा है। कभी कभी आप देखोगे इसको ऐसे लिखा होगा कि z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस z इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया जाता है, और प्लस a माइनस z इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रहने दिया जाता है, और माइनस जब आपने न्यूक्लियाई x और में अगर आप क्या करते हो z माइनस ही लिखेंगे हम, ऑब्वियसली बात है, माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप अगर जोड़ देते हो, आप ऐसा कर सकते हो, हमने z मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जोड़ा, z मास ऑफ इलेक्ट्रॉन घटाया। अब देखिए तो z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस z मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लिख सकते हो मास ऑफ वन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर के हाइड्रोजन का एटम का मास हो गया, प्लस a माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, और माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस x और प्लस जेड इलेक्ट्रॉन उसमें कर दिया हमने अगर, तो मास ऑफ एटम AZX। दिस इज द फॉर्मूला। तो आप ऐसे भी देखोगे कहीं कहीं लिखा होगा, या तो आप सीधे प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस के मास के टर्म में करो, या फिर प्रोटॉन में आप जेड इलेक्ट्रॉन जोड़ करके उसको 1,1H हाइड्रोजन बना लो, और इधर इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो न्यूक्लियस x क्या होगा, एटम x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो है फॉर्मूला है बाइंडिंग एनर्जी का, ये फॉर्मूला है, या ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, दोनों फॉर्मूला सही है। जैसा आपको डेटा दिया रहेगा उस अनुसार से आप इसको इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो डेल्टा इज इक्वल टू ये हो गया, इस तरह से आप डेल्टा ई को आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। अब अगर हम मान लिया आपको दो न्यूक्लियस दिए, हमने आपको मान लिया दो न्यूक्लियस दिया, न्यूक्लियाई हमने आपको दिया A और B, ठीक है। मास नंबर हमने इसका लिखा A का मान लो 100 और इसका लिखा हमने 150, और इसका हमने बाइंडिंग एनर्जी आपको दिया, बाइंडिंग एनर्जी दिया इसका 200 और इसका दिया 250 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना दिया। और हमने आपसे पूछा कि बताइए कौन न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लग सकता है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी इज ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए। इसका मतलब है चूंकि बाइंडिंग एनर्जी मतलब तोड़ने में लगा एनर्जी ज्यादा लग रहा होगा, इसलिए अस्टिबिलिटी बी ग्रेटर देन ए होगा, जो कि गलत है, जो कि गलत है। हम लोग बाइंडिंग एनर्जी से न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का ऑर्डर नहीं निकाल सकते हैं, बल्कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालने के लिए हम लोग को बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कंपेयर करना होता है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अगर करोगे आप तो हो जाएगा 200/100 मतलब 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा आपके पास 5/3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप ये देखो कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है ए का ज्यादा है कंपेयर टू बी, और इसका मतलब होगा स्टेबिलिटी जो होगा वो क्या होगा, किसका ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी जो होगा ए का ही ज्यादा होगा कंपेयर टू स्टेबिलिटी ऑफ बी। तो ये सही है। तो ये बात गौर करोगे कि दो न्यूक्लियस का अगर आपको कंपेयर करना हो स्टेबिलिटी तो आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से कंपेयर करते हो, ना कि बाइंडिंग एनर्जी से, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ टू न्यूक्लियाई, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई इज कंपेयर्ड, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई इज कंपेयर्ड on the basis of binding energy per nucleons, binding energy per nucleons rather than binding energy, rather than binding energy। बाइंडिंग एनर्जी की बजाय हम लोग को बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई को कंपेयर करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इससे हम लोग स्टेबिलिटी कर्व पढ़ते हैं, जो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। फिलहाल हम आपको कुछ सवाल देते हैं जो कि बाइंडिंग एनर्जी निकालने और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालने में बेस्ड है, और उसके आधार पे आप
क्या करोगे, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई डिसाइड करोगे। जैसे कि हम आपको सवाल देते हैं कि कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 5525 मैग्नीज, जिसका कि वेट दिया हुआ है 54.985 AMU, ठीक है, एंड 5828 निकेल, ठीक है, जिसका कि दिया हुआ है 58.01 AMU। और आपको ये भी दिया हुआ है कि मास ऑफ 11H दिया हुआ है 1.008 AMU, ठीक है। मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है 1.6749 × 10⁻27 kg, या इसी कह सकते हो 939.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C²। कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मैग्नीज 55 एंड निकेल 58, इन दोनों का कंपेयर भी करना स्टेबिलिटी। तो सबसे पहली बात है कि अगर 5525 मैग्नीज को अगर आप तोड़ते हो, बाइंडिंग एनर्जी निकाल रहे हैं, तो आपको 25 प्रोटॉन प्लस 30 न्यूट्रॉन बनेगा, ठीक है। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि आपको 11H का दिया, मतलब आपको इलेक्ट्रॉन वगैरह को भी कंसीडर करना होगा। इसमें 25 प्लस है, न्यूक्लियस है, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 25 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। तो 20 हम क्या कर लेते हैं, 5525 मैग्नीज 25 प्लस और प्लस 25 इलेक्ट्रॉन, 25 प्रोटॉन प्लस 25 इलेक्ट्रॉन और प्लस 30 न्यूट्रॉन। ये दोनों मिलकर के हो गया आपको एटम मैग्नीज, ये दोनों मिलकर के हो गया आपको 11H और प्लस 30 न्यूट्रॉन, ठीक है, जो हमने आपको भी किया था। तो डेल्टा E जो बाइंडिंग एनर्जी का लाएगा मैग्नीज का, वो क्या होगा, 25 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 30 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन और माइनस मास ऑफ 5525 मैग्नीज इंटू C²। दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी। तो आप क्या करोगे, 25 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन 1.008 AMU प्लस 1.008 हमने लिख दिया आर्बिट्ररी, और प्लस, ठीक है, AMU को हम क्या करते हैं, ग्राम, मतलब AMU को हम ले लेते हैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C² प्लस 30 इंटू, आप क्या करोगे, आप इसकी जगह मास ऑफ न्यूट्रॉन की जगह आप लिख सकते हो 939.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C² माइनस आप यहां पर 54.985 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C² इंटू C²। आप देखोगे C² और C² कैंसिल हो गया, और आपके पास कैलकुलेशन इस तरह से आ गया। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका कैलकुलेशन आया कितना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपने कैलकुलेट कर लिया 25 इंटू 1.008 इंटू 931.5 प्लस 30 इंटू 939.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और माइनस 54.985 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ मैग्नीज। इसी तरह से आप बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, हम देखिए सिमिलरली लिखते हैं, हम सिमिलरली लिख सकते हैं, ऑब्वियसली हम इस तरह से कर सकते हैं, सिमिलरली लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किसका, सिमिलरली बाइंडिंग एनर्जी ऑफ जो 5828 निकेल है वो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 28 इंटू 1.008 इंटू 931.5 प्लस 30 इंटू 939.27 माइनस 58.01 शायद यही था इंटू 931.5
5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप देख लोगे कि यही था कि नहीं। ठीक है, बाइंडिंग निकल गया। अब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 55 मैग्नीज डिवाइड बाय 55 करेंगे एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 58 निकेल डिवाइड बाय 58 करेंगे और दोनों को कंपेयर करके, हम नहीं कर रहे, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है लेकिन तरीका यही होगा, दोनों को कंपेयर करके, ठीक है, कंपेयरिंग बोथ हम लोग को वी कैन गेट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियाई। हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियाई आसानी से प्राप्त कर सकते हैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करके। ठीक है, तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, बाइंडिंग एनर्जी को निकाल सकते हो और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कंपेयर करके दो न्यूक्लियस के बीच का स्टेबिलिटी, दो न्यूक्लियाई के बीच का स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है उसको मास नंबर के वर्सेस प्लॉट करेंगे और उसी को स्टेबिलिटी कर और उसके बाद न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन प्रोसेस पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे।